हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अध्याय 10 का आंतरिक प्रश्न करेंगे। अध्याय 10 है हमारा नए साम्राज्य और राज्य। ये हमारे चैप्टर का नाम है, नए साम्राज्य और राज्य। तो इसका हम आंतरिक प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला है पाठ्यपुस्तक के आंतरिक प्रश्न का, यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है। राजा किस प्रकार के युद्ध लड़ते थे। तो ये हमारे बुक में पूछा हुआ है, दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ ना, यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है। राजा किस प्रकार के युद्ध लड़ते थे। तो ये इस पैराग्राफ का पूछा हुआ है। तो ये पैराग्राफ देखते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो एक योद्धा था, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। तो यही इसमें हमें इसका मतलब आंसर, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर बताना है कि यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, यानी समुद्रगुप्त के बारे में क्या बताता है। राजा किस प्रकार के युद्ध लड़ते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा, राजा युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। वे युद्ध में लड़ने के लिए गदाओं, तलवारों, भालों, जो भाला होते हैं फेंक के मारे जाते हैं वो, तथा तीरों आदि का भरपूर प्रयोग करते थे। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा, आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त में राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में अंतर बताना है। बुक में हमें दिया हुआ है आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के राजा के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में अंतर, दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। जो आर्यावर्त के राजा थे और दक्षिणापथ के जो राज्यों के राजा थे, उनके साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, ये हमें बताना है। तो आंसर देखते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो समुद्रगुप्त था वो आर्यावर्त के शासक जो थे उनको हराकर उनके जो राज्य थे वो अपने साम्राज्य में मिला लिया। जबकि दक्षिणावर्त के शासकों ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने स्वयं को समर्पण कर दिया। जो दक्षिणावर्त के शासक थे वो जब समुद्रगुप्त से हार गए तो उन्होंने खुद को जो है समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जिसके कारण समुद्रगुप्त ने उसे फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया समुद्रगुप्त के सामने तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। लेकिन जो ये दक्षिणावर्त के राजा थे, ये जब हार गए तो इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो समुद्रगुप्त ने इनका साम्राज्य जो था वो इनका जो राज्य था वो अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, यहाँ देखिए, इसके बाद समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इस अंतर का मुख्य कारण यह था कि समुद्रगुप्त आर्यावर्त के शासकों पर नियंत्रण रख सकता था, क्योंकि वे उसकी राजधानी के नज़दीक थे। जो आर्यावर्त के शासक थे उन पे वो नियंत्रण रख सकता था, क्योंकि ये जो थे वो उनके क्योंकि वे जो थे वे उसकी राजधानी के नज़दीक थे। जबकि दक्षिणापथ के शासकों पर उत्तर भारत पर बैठकर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन था। और इसी के कारण काफ़ी कठिन था क्योंकि वे उसकी राजधानी से दूर थे। जो आर्यावर्त के शासक थे वो समुद्रगुप्त की राजधानी के पास में थे, इसलिए वो उस पर नियंत्रण रख सकता था। लेकिन जो दक्षिणावर्त के शासक थे वो उनकी राजधानी जो थी दूर थी, तो इसलिए उस पर नियंत्रण करना कठिन था। इसलिए समुद्रगुप्त ने उनको फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वंशावलियों में इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, अधिराज तथा महाराजा, इनको हमें महत्व के हिसाब से सजाना है कि किसका कितना महत्व था। उस क्रम में हम इसको सजाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे देखिए, पहले जो थे राजा, इनके जो परदादा थे उनको जो राजा की उपाधि थी। फिर उनके बाद उनके पिता जो थे उनको महाराजा, और दादा और परदादा जो थे उनको राजा की उपाधि। फिर जो थे वो इनके दादा और उनके पिता उनको महाराजा की उपाधि, और तथा जो समुद्रगुप्त थे उनको महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। तो ऐसे हम सजाएंगे, यानी कि समय के साथ इनका जो है महत्व वो बढ़ता गया। पहले राजा, फिर महाराजा, फिर महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा है कि भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन क है जो बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। हमें ये बताना है कि आज के जो राज्य वो किन किन राज्यों से इन्हें गुजरना पड़ा होगा। तो आंसर है हमारा कि बंगाल जाने के लिए आज की उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड राज्यों से गुजरना पड़ा होगा। बंगाल जाने के लिए पहले तो इन्हें आज का जो है उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड जैसे राज्य हैं उनसे गुजरना पड़ा होगा। फिर नर्मदा तक जाने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों से गुजरना होगा। तब जो है हर्षवर्धन वहाँ तक पहुँचे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमसे पूछा क्वेश्चन, वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे। अध्याय 9 में हमें देखना है कि वे कौन से शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा चोल, चेर, पांड्य तथा सातवाहन। ये 4 शासक थे जो मतलब तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। और इसमें नियंत्रण किया किसने था, तो और समुद्रगुप्त ने इससे नियंत्रण कर लिया था, तटों को अपने नियंत्रण में कर रखा था इस चैप्टर में। और इससे पहले जो थे, जो वो चोल, चेर तथा पांड्य तथा सातवाहन शासक जो थे वो इस पर नियंत्रण करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमें ये बताना है कि अगर अफसरों का पद जो है वो अनुवांशिक कर दिया जाए, अनुवांशिक मतलब पिता के आधार पर, यानी कि पिता जो है जिस पद पर है उसी पद पर उनका बेटा भी रहेगा। अगर ऐसे ही कर मतलब उनके बेटा के अलावा कोई नहीं रहेगा, अन्य दूसरा कोई, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो, उसे ही बनना है, दूसरा कोई नहीं बन सकता। तो हमें इसमें फ़ायदे बताना और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी हमें बताना है। ओके, तो पहले तो हम फ़ायदे देखते हैं, इसका लाभ, कि अगर अफसरों का पद जो अनुवांशिक कर दिया जाए तो इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा, पिता के कई वर्षों का अनुभव पुत्र के काम आता। अगर इसका अनुवांशिक कर दिया जाता तो जो पिता के कई वर्षों का अनुभव उसके काम आता, पुत्र के काम आता। पुत्र भी पिता के संरक्षण में रहते हुए कामों को अच्छे प्रकार सीख लेता। यदि पिता ईमानदार अफसर होता तो वह वही संस्कार अपने पुत्र को भी देने का प्रयास करता और पुत्र अपने पिता की गरिमा बनाए रखने का प्रयास करता। अगर उसका पिता संस्कारी मतलब अच्छा होता, ईमानदार अफसर होता, तब तो उसे यही गुण सिखाता और पुत्र भी अपने पिता की गरिमा को बनाए रखने के लिए बनाए रखने का प्रयास करता। अगर उसका पिता मतलब ईमानदार होता, तब बेईमान होता तब तो वही सिखाता और पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाता। तो ये तो इसके लाभ हैं। अब इसके नुकसान देखते हैं, यानी हानि। अब हानि है हमारा, किसी साधारण व्यक्ति को अफसर बनाने का अवसर नहीं मिलता। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता है, ये जब अनुवांशिक होता तो कोई अन्य व्यक्ति बन ही नहीं पाता। अगर आपके पिता है तो आप पिता बने तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यही बनता और अन्य किसी को मतलब अवसर ही नहीं मिल पाता। इस प्रकार जो व्यक्ति योग्य होते हुए भी उसे अफसर नहीं बन पाता। इस प्रकार अगर वो व्यक्ति योग्य है भी अफसर बनने की तब भी नहीं बन पाता। और संभव था कि एक अयोग्य व्यक्ति अफसर बन जाता। हाँ, ज़रूरी तो है नहीं कि अगर उसका पिता जो है वो योग्य है तो उसका बेटा भी योग्य हो, ये तो नहीं हो सकता ना। आपने देखा भी होगा कितने राजा मतलब योग्य थे, उसके पुत्र योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। ऐसे ही तो ज़रूरी तो है नहीं कि उसका अगर पिता योग्य है तो उसका पुत्र भी योग्य हो। इसलिए एक अयोग्य व्यक्ति अफसर बन जाता, इस प्रकार पद का दुरुपयोग होता। तो ये इसके हानि है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा,
नेक्स्ट है हमारा, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता और वह पुलिस में खबर करता तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। ये हम इसको पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसी से हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। वह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे के से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। देख रहे हैं आप। तो इसी तरह में इसका आंसर बताना है, इसी क्वेश्चन के मतलब इसके आधार, इस पैराग्राफ के आधार पर हमें इसका आंसर बताना है। तो आज अगर किसी व्यक्ति गरीब आदमी को कुछ मिलता और वह पुलिस में खबर करता तो क्या उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होता। तो देखते हैं, ये देखिए आंसर, हाँ, आज भी गरीब आदमी के साथ पुलिस इसी तरह का व्यवहार करती जैसे उसके साथ की है, क्योंकि गरीब आदमी का कोई इज्जत करता तो है नहीं, ना कोई उसका सुनता है। तो कहाँ से वो पुलिस, आज के भी पुलिस अफसर नहीं सुनते हैं। अगर वो लेके जाता भी तो उसे भी वही करते हैं सब, उससे झूठ मतलब उसको बोलते कि ये झूठ बोल रहा है, ये इसी ने अंगूठी चुराई है। वो तो राजा जानता था, इसलिए उसने उसे इनाम दिया अंगूठी पाकर। लेकिन आज के जो पुलिस अफसर ऐसा तो नहीं करते। पुलिस जो है वो भी उसी तरह का व्यवहार करते जैसे वो पुलिस अफसर ने उसके साथ किया गलत, ऐसे ही ये भी करते हैं। अब 8 नंबर है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्राकृत में उपदेश दिए तो वर्धमान महावीर स्वामी, और ये जो है जैन धर्म के तीर्थंकर थे। और प्राकृत में अभिलेख लिखवाए तो वो थे अशोक, इन्होंने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। अब नेक्स्ट है हमारा, सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। हमें ये बताना है, सूची बनाना है। फिर ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेके जाते थे ये भी हमें बताना है। तो पहले तो सेना के साथ ले जाए वाली चीज़ों की सूची, तो हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है, तो ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस ये इसका आंसर कराऊंगी। तो सेना जो अपने साथ साथ क्या चीज़ें लेके जाती थी वो हम आपको बताते। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ें, पहला हथियार, दूसरा बर्तन, तीसरा खाने पीने का सामान, चौथा है नगाड़े। ये चीज़ें लेके जाते थे, सेना के साथ जाती थी। और नेक्स्ट हमारा, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे। तो ग्रामवासी जो है दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार और तथा जानवरों के लिए चारा भी लेकर आते थे। दही, गुड़ तथा उपहार राजा के लिए लेके आते थे तथा जानवरों के लिए जो है वो चारा लेकर आते थे ग्रामवासी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अन्यत्र। हम पहले अन्यत्र देखेंगे फिर इसका हम आंसर करेंगे। अन्यत्र में हमारा मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। हमें अरब ढूंढना है तो आप ये ढूंढ लीजिएगा मानचित्र 6 में। फिर मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। मरुभूमि मतलब यहाँ पे बालू, जो मरुभूमि, जो अरब में तो आज भी बालू ही तो है। तो मरुस्थल मतलब मरुभूमि होने के साथ ही सदियों से अरब जो यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अरब व्यापारी तथा नाविकों ने। किसके बीच? तो भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन थे। जो अरब में रहने वाले लोग, अन्य लोगों में जो थे वो थे बेदुइन, जो घुमक्कड़ कबीले के थे। ये जो बेदुइन थे ये घुमक्कड़ कबीले के थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। 1400 साल पहले जो है पैगंबर मोहम्मद ने अरब में एक मतलब इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस्लाम धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि, जो ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उन्होंने ईसाई धर्म में ईसा मसीह को उन्होंने सर्वोपरि माना है। इसी तरह इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि माना है। इसके बाद सभी को समान माना गया है।
यहाँ इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियां और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। इतने जो दिए गए हैं इसमें इन सब के लिए जो अल्लाह हैं उन्होंने सबके लिए जो है क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अगले 100 साल में ही फैल गया इतनी तेज़ी से। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज का पाकिस्तान है, इन्होंने जीत लिया। अरब के सिपाहियों ने इसको जीत लिया, सिंध को। अब हमें बताना है उत्तर इसका, क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। मानचित्र 6 में उन रास्तों को ढूंढो जिनसे नाविक तथा सिपाही इस उपमहाद्वीप में आए। हमें उस रास्ते को ढूंढना है जिसमें जो है नाविक तथा सिपाही इस उपमहाद्वीप में आए थे। अब इसमें हम अन्यत्र में जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अरब व्यापारी तथा नाविकों ने। इन्होंने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है हमारा, इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत कब और किसने की थी? तो इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की। कब की थी? तो 1400 साल पहले। और किसने की थी? तो पैगंबर मोहम्मद ने। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, इस्लाम धर्म अपने शुरुआत के 100 सालों में किन किन देशों में फैल गया? शुरुआत के 100 सालों में किन किन देशों में ये जो इस्लाम धर्म है पहुँच गया, फैल गया? तो इस्लाम धर्म अपने शुरुआत के 100 सालों में उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। ये जो था ये इतने देशों में फैल गया शुरुआत के 100 सालों में। उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अब नेक्स्ट हमारा कल्पना करो। कल्पना करना है हमें कि हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि ये क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अगर हर्षवर्धन आ रहे हैं आपके गांव तो आपके माता पिता क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें इसका वर्णन करना और क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा, मेरे माता पिता राजा और उसकी सेना की स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि गुड़ अच्छे बनाना ताकि राजा गुड़ खाकर खुश हो जाए। फिर पिताजी माता से कह रहे हैं कि जब तक राजा यहाँ रहेंगे तुम्हें रोज़ाना अच्छे से दही बनाना है और फूलों का गुलदस्ता बनाना है ताकि राजा का मन खुश हो जाए। अरे, हमें तो राजा के जानवरों के लिए चारा भी प्रबंध करना है, और जो है हमें राजा के जानवरों के लिए चारे का भी प्रबंध करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।